કેમ છો મિત્રો, મજામાં ને? कल हमने SN2 रिएक्शन कंप्लीट की थी, उसके कई सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। ओके, आज हम देखने वाले हैं SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। SN का मतलब तो पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। हमने कल SN2 में देखा था कि सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमने किसको बोला था? जो स्लो स्टेप था। ओके, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। SN2 सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों कंबाइन होके ट्रांजिशन स्टेट में जाते थे और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलती थी। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, वो जो स्टेप था वो कैसा था? स्लो स्टेप। दैट मीन्स स्लो स्टेप इज इक्वल टू रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। ओके, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर दोनों सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसीलिए उसको बोलते थे बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसके अंदर सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों है, लेकिन ये जो SN1 रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ सबस्ट्रेट पर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, इतना पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। ये अपना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट का मतलब है टर्शरी। ओके, और यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ले रहा हूं H2O। ये अपना है न्यूक्लियोफाइल। ओके, और ये अपना है सबस्ट्रेट। क्लियर है? तो रिएक्शन तो सिंपल है, Br निकल जाएगा और H2O न्यूक्लियोफाइल में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा रहेगा? OH। तो Br की जगह पे अटैच हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH प्लस HBr। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Br, तो HBr के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। ये अपनी मेन प्रोडक्ट है। ओके, और इसका नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कल हमने जो सीखा था SN2 के अंदर और इसके अंदर क्या चेंज दिख रहा है? तो कल मैंने ऐसा बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 के अंदर, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेलोजन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने वाला था 180 डिग्री। ओके, लेकिन यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br की जगह पे ही अटैच हो रहा है। क्लियर है? ओके, तो इतना तो क्लियर है कि इसको निकालना है और यहां से एक न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है, मतलब यहां पे कुछ भी अपोजिट साइड से अटैक नहीं करवाना है। ओके, और मैंने अभी बोला कि ये रिएक्शन में सिर्फ सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा? तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसका पावर तो क्या होगा? 0। तो मतलब सबस्ट्रेट का पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा? 1। इसीलिए इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये मैं पूरा नाम निकाल रहा हूं, रिएक्शन में ऐसे ही रख रहा हूं।
मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम दोनों को साथ में रखेंगे, जिससे हमें उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा एंड जो मैकेनिज्म है वो भी हम अच्छी तरह से समझ पाए। ओके तो ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप में होती है। हमने SN2 के बारे में बोला था, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता था, यहाँ पे मल्टी स्टेप है। ओके मल्टी स्टेप किस तरीके से, तो जैसे कि अपना पहले सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट कोई रेट ऑफ रिएक्शन अपना K1 है, स्लो स्टेप में पहले क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट 1 बनाता है, उसके बाद K2, ये स्टेप फास्ट होगा तो अपना इंटरमीडिएट 2 बनाएगा। ओके और लास्ट में K3, ये भी फास्ट होगा और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। ऐसा जरूरी नहीं है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो। ज्यादातर जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहां पे मैंने 3 स्टेप इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले सबस्ट्रेट में से क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट 1। तो पहले क्या मिलेगा हमें, कार्बोकैटायन। ओके अब ये जो कार्बोकैटायन हमें पहले, कार्बोकैटायन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर सबस्ट्रेट के अंदर हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल रहा है तो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अगर पॉसिबल है तो वो उसी स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी पर से टर्शरी पे शिफ्ट हो सकता है या फिर सेकेंडरी पे शिफ्ट हो सकता है। ओके तो उसकी वजह से हमें एक और इंटरमीडिएट मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। और वो कार्बोकैटायन जो है वो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके तो इस तरह से हमारी मैकेनिज्म होगी। ज्यादातर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है उसमें सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट के बारे में बोला है, दूसरा इंटरमीडिएट नहीं बनता है। मतलब सबस्ट्रेट में से पहले इंटरमीडिएट 1 और डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट, मतलब ये स्टेप नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ओके तो पहले हम ये स्टेप को अभी भूल जाएंगे। कितना स्टेप अभी हमें एस्केप करना है, इतना। डायरेक्ट इसमें से ये बनाना है। ओके तो अब मैकेनिज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या था, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में पहले लिख देता हूं ये अपना सबस्ट्रेट है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसके नीचे सबस्ट्रेट लिख रहा हूं, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेप 1 है, हमारी रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। तो स्टेप 1 में क्या होगा, आयोनाइजेशन। क्या होने वाला है, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में क्या होगा, तो ये जो अपना Br है, ये Br यहां से निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन लेके जाएगा, Br। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास एक कार्बोकैटायन बनेगा और वो कार्बोकैटायन कैसा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। कैसा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके और अपना Br है वो नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो स्टेप है वो स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप। इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्यों है। ओके, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होता है, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के अंदर पहले क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन कौन सा है, टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, अब ये जो कार्बोकैटायन है वो सेकंड स्टेप में, स्टेप टू के अंदर ये जो कार्बोकैटायन हमें मिला, ये कार्बोकैटायन पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, H2O। न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, H2O। तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो फिर यहां से अटैक कर सकता है या फिर यहां से अटैक कर सकता है, मतलब दोनों तरीके से वो अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो अपना है कार्बोकैटायन वो वन प्लेन में है। क्यों वन प्लेन में है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 मतलब क्या होता है, प्लेनर होता है ना। तो इसका मतलब कि ये अपना जो है एक ही प्लेन के अंदर है। तो मतलब अब न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है या फिर यहां से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब Br जिस तरफ था, जैसे कि Br इस तरफ था पहले, ओके, तो Br इस तरफ था तो Br तो निकल गया। तो जो OH आने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल इसी तरह से अटैक करेगा जिस तरफ Br पहले प्रेजेंट था। तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट को हम बोलेंगे फ्रंट साइड से, मतलब वो होगा हमारा रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट। और अपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो मतलब वो क्या होगा, बैक साइड। तो बैक साइड वाला तो हमने कल भी सीखा था SN2 में, क्या प्रोडक्ट मिल रही थी, इन्वर्जन। ओके, तो एक प्रोडक्ट मिल सकती है रिटेंशन और दूसरी प्रोडक्ट मिल सकती है इन्वर्जन। समझ में आया ना। ओके, तो यहां पे जो प्रोडक्ट, अगर हम ऐसा सोचे कि ये कार्बोकैटायन वन प्लेन में यहां से अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है, तो ये हमारी प्रोडक्ट होगी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट। अगर यहां से अटैक कर रही है तो वो प्रोडक्ट हमारी होगी इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, तो दोनों प्रोडक्ट में यहां पे लिख रहा हूं। पहले मैं रिटेंशन वाली प्रोडक्ट ले रखा हूं, रिटेंशन। तो रिटेंशन के अंदर क्या होगा, तो अपना ये कार्बन CH यहां से अटैक हो रहा है तो OH ऊपर लिख रहा हूं। ओके, CH3 इस तरीके से। ओके, अब ये जो अपना इन्वर्जन है, मतलब OH जहां से अटैक हुआ उससे अपोजिट साइड से अटैक हो सकता है OH का। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, OH नीचे की तरफ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ओके, ये CH3 इस तरफ, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन एक प्रोडक्ट होगी रिटेंशन प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट होगी इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, रिटेंशन एंड इन्वर्जन का मिक्सचर मिलेगा और इस मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, जिसके अंदर रिटेंशन भी हमारा 50% हो सकता है और इन्वर्जन भी हमारा 50% प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 50% ही होगा, ये भी 50% होगा, लेकिन मेजोरिटी दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। ओके, तो हमारे पास टोटल दो प्रोडक्ट होगी और दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज के फॉर्म में होगी। कैसा होगा, मिरर इमेज। ओके, इसीलिए एक हमारा रिटेंशन होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, इन्वर्जन। ओके, इसको मैं और डिटेल से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं स्टेप 2 सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरह से कार्बोकैटायन अटैक करता है
न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये अपना कार्बोकैटायन है एक प्लेन के अंदर। ओके, अब ये कार्बन के पास एम्प्टी पी लोब्स है, मतलब पी ऑर्बिटल है, ये जो एक एम्प्टी है। तो इस लोब पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो हम अटैक करवा रहे हैं वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। हमारा न्यूक्लियोफाइल वो इधर से भी अटैच कर सकता है लोब पे और इधर पे भी। तो ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसके साथ वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहां से भी कर सकता है और यहां पे से भी कर सकता है। ओके, तो सिंपल तरीके से लिखूं तो OH इस तरह से भी अटैक कर सकता है। ओके, और दूसरी ये हमारा हम समझो कि आप ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है। ओके, और OH यहां से भी अटैक कर सकता है। तो ये अपना होगा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों मिला के हमें क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट आराम से मिल सकता है। क्योंकि ये जो कार्बन था वो कौन सा कार्बन हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, पहले sp3 था जब Br अटैच था, Br निकल गया, उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स वो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और इसीलिए उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक प्लेन के अंदर। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका इतना एरिया खाली है, तो यहां से इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कल हमने कई सारे एग्जांपल में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, SN2 के अंदर जो Br अटैच है उसे अपोजिट साइड। अगर स्पेस होगी तो इजीली अटैक कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर वो इजीली अटैक नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इस तरह से हमारा रेसिमिक मिक्सचर वाला प्रोडक्ट आराम से बन सकता है। ओके, यही चीज हमें एनर्जी लेवल डायग्राम पर से सीखेंगे। ओके, ऐसा सोच लो कि ये अपना फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप के बाद ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो एक और स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब इन्वर्जन एंड रिटेंशन वाली प्रोडक्ट में। ओके, तो ऐसा एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई थिंक इतना समझ में आ चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए यहां पे होगा फ्री एनर्जी और यहां पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, यहां पे होगा फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो क्या होगा, तो इनिशियल यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां पे हमारा है Rx, मतलब कोई भी हेलो अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं कर रहे हैं। SN2 के लिए, SN1 के लिए यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो वो अल्काइल हैलाइड पहले एक बड़ा सा पिक क्रॉस करेगा और उसके बाद दूसरा पिक बना के वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारी मिलेगी प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया ना। ये जो फर्स्ट पिक के बाद यहां पे हम जब पहुंचते हैं तब यहां पे हमें क्या मिलेगा, R+, मतलब कार्बोकैटायन। यहां पे क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। और यहां पे कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरा पिक क्रॉस करके हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, तो इतना जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी EA, और एक दूसरा जो पीक है इसको हम बोलेंगे EA'। ओके, क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टेप स्लो स्टेप है। अल्काइल हैलाइड में से कार्बोकैटायन बनने वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, इसलिए उसका पिक ज्यादा है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1 और इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2।
ओके, ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में देखें तो कुछ हमें चेंज इन एंथैल्पी दिख रही है डेल्टा एच, जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए है। ओके, तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। दोनों के लिए हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ज्यादातर नीट और जेडब्ल्यू में पूछा जाता है। ओके, तो ऐसे कितने पीक मिल सकते हैं? तो जितने स्टेप बनने वाले हो उतने पीक, समझ में आया ना? फर्स्ट स्टेप मिला, ओके, उसके बाद सेकंड पीक, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, ऐसे कई सारे पीक मिल सकते हैं। तो कितने पीक हो सकते हैं? तो जितने स्टेप होने वाले हो उतने पीक हमें मिल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन, जो हमने SN2 में भी एक ऐसा ही डायग्राम बनाया था। ओके, दोनों डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ऐसा मत बोलना कि सर एनसीईआरटी की बुक में तो ये नहीं दिया है। मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो आपको ये जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो एक बार। चलो, इसके बाद SN1 जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। ओके, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर, जो है कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये 3 फैक्टर है। तीनों फैक्टर पर SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करती है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, उसके अंदर हमें बात करनी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हमने 11 में भी पढ़ा था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड, क्योंकि हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड। समझ में आ रहा है ना? तो यही ऑर्डर आपको SN1 मैकेनिज्म के लिए याद रखना है। कुछ याद है SN2 के बारे में? ये ऑर्डर कैसा था? उल्टा था ना? याद है ना? SN2 के अंदर मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये दोनों रिएक्शन SN2 के अंदर मैक्सिमम फेवरेबल है। और SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन किसके लिए फेवरेबल है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए। लेकिन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है? टर्शरी की। प्राइमरी और CH3X की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसके अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। ओके, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन केस है जो इतना कवर करने के बाद हम समझेंगे। ओके, कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म कब शो करेंगे, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड वो SN1 रिएक्शन कब कर सकती है। तो उसके बारे में हम डिटेल में ये खत्म करने के बाद करने ही वाले हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये दो ही सिर्फ SN1 रिएक्शन करते हैं। ओके, ये भी SN1 रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है। अगर वो कंडीशन समझ ली, क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछा है, वो कंडीशन अप्लाई करके दी है या नहीं दी, तभी हमें समझ में आएगा कि ये भी SN1 रिएक्शन कर सकते हैं। ज्यादा तो स्टूडेंट को वहां पे ही दिक्कत होती है कि ये दिया है दैट मीन्स SN2 मैकेनिज्म। ऐसा नहीं करना है, देखना है कि कंडीशन क्या दी है। ओके, तो इतना क्लियर है? ओके, अब सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर। न्यूक्लियोफाइल पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। और SN2 में क्या देखा था? सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और यहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है? तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, पता है ना, पुअर और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN2 को भी प्रमोट करेगा। और यहां पे SN1 मैकेनिज्म के अंदर अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल
पुअर है तभी वो फेवर्ड कर सकता है SN1 रिएक्शन को। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल is favored the SN1 mechanism, और प्रीफर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो वहां पे भी हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात की थी SN2 में। तो वहां पे कौन सा सॉल्वेंट था, याद है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो यहां पे है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पे क्या होगा, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, वहां पे तो हमने कई सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात की थी, एग्जांपल भी देखे थे, एसीटोन, DMF, DMSO। ओके, तो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से है, एग्जांपल लिखने के बाद तो पता चल ही जाएगा, H2O, मिथेनॉल। ये सारे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अगर ये सॉल्वेंट होगा तो अपने आप SN1 रिएक्शन ही होगी, SN2 रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो भी कार्बोकैटायन बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये कार्बोकैटायन है, यहां पे सॉल्वेंट किस तरह से वर्क कर रहा है वो समझा रहा हूं। तो जैसे अपना ये कार्बोकैटायन है, तो एक कार्बोकैटायन के चारों तरफ अपना H2O मॉलिक्यूल ओके, यहां पे पता है कि पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इसको इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको पकड़ के रखेगा कार्बोकैटायन को, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होगा। और कार्बोकैटायन जो जल्दी से स्टेबल हो सकता है, तो सेकंड स्टेप जो होने वाला है न्यूक्लियोफाइल वाला, वो इजीली हो सकता है। समझ में आया ना। तो प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन को क्या करते हैं, स्टेबल, क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। और जितनी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी, उतना वो इजीली सेकंड स्टेप के लिए जा सकता है और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये था अपना फैक्टर, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब मैंने जो एक्सेप्शन केस के बारे में बोला था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड, वो कब SN1 रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब दिखा सकता है कि उसके अंदर भी SN1 पॉसिबल है। ओके, तो उसके लिए आपको एक सॉल्वेंट याद रखना है, AgNO3। कौन सा सॉल्वेंट है, AgNO3। अगर आपके पास AgNO3 जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाए, तब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड वो भी SN1 मैकेनिज्म दे सकता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इफ AgNO3, ये तो सबको पता है AgNO3, ओके, इज एडेड टू एन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप AgNO3 ऐड कर देते हैं तो इज अ गुड आयोनाइजिंग एजेंट, मतलब वो अल्काइल हैलाइड को इजीली आयोनाइज करके क्या कर देगा, कार्बोकैटायन जनरेट कर सकता है। तो गुड आयोनाइजिंग एजेंट सॉल्वेंट के फॉर्म में है। ओके, क्लियर है। ओके, तब SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड, तब SN1 रिएक्शन फेवर्ड हो सकती है। तो किस तरीके से, जैसे कि अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या फिर मिथाइल हैलाइड, ओके, अगर उसके अंदर मैंने AgNO3 डाल दिया तो Ag और X, तो वो क्या बनाएगा, AgX, मतलब AgCl, AgBr, और उसके तो क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट, और वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहां से हाइड्रोजन तो इजीली निकल गया, तो हमें मिलेगा क्या, R प्लस प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके,
अब इसकी रिएक्शन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ करूं तो हमारी इजीली रिएक्शन RNU मतलब हमारी प्रोडक्ट इजीली बन सकती है। ओके, तो ये रिएक्शन SN1 को फेवर्ड करती है। कब? जब हम AgNO3 को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं तब। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गिव मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग सिल्वर प्रमोटेड रीअरेंजमेंट। गिव mechanism for the following silver promoted rearrangement। ओके, एक रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, AgNO3 आ गया ना, और अपना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H2O। ओके, तो यहां पे हमें प्रोडक्ट ये मिल रही है, ये प्रोडक्ट मिल रही है। तो इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है हमें कि इसमें से ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगी। तो ज्यादातर बच्चे तो क्या सोचेंगे कि सर आयोडीन यहां पे था तो यहां से आयोडीन निकाल दो और H2O जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें से OH यहां पे अटैच कर दो तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट में तो कुछ और दिखा रहा है, OH यहां पे अटैच है, यहां पे अटैच नहीं है। प्रोडक्ट चेंज कैसे हो गई? सिंपल लॉजिक क्या था हमारा, आयोडीन निकालो और OH लगा दो तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी। उसमें मैकेनिज्म की क्या जरूरत है? तो अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या कमाल दिखाता है। ठीक है, तो पहले से इसमें से ये अपना क्या होगा, स्लो स्टेप। पहले आयोडीन निकलेगा हमारा, ओके, तो क्या मिलेगा, CH3। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, वो कार्बन की बात करें तो वो कार्बन कैसा होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो सर अभी तो आपने बताया कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है और AgNO3 तो इजीली इसको रिएक्ट कर सकता है और SN1 मैकेनिज्म दे सकता है। तो इसमें से डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख सकते? ये वाली प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, H2O अगर लगा दे तो ये प्रोडक्ट बन सकती है। तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बने? पर प्रोडक्ट तो कुछ अलग दिखा रही है। तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रही? तो मैंने एक चीज और भी बोली थी आपको कि कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल। तो देखो यहां पे क्या मिला, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन के अंदर ये जो CH3 है वो CH3 यहां पे शिफ्ट होगा, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, इस कार्बन पे। तो मतलब CH3 जो माइनस है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। क्या होगा, शिफ्ट होगा। और प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, CH2 और CH3 यहां पे अटैच हो गया। तो अब देखो ये कार्बन कौन सा हुआ, तो ये टर्शरी कार्बन हुआ। समझ में आया, ये कौन सा कार्बन हुआ, टर्शरी कार्बोकैटायन, और ये हुआ प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो आगे H2O न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये वाली प्रोडक्ट। अब समझ में आया? तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट आयोडीन निकाल दिया और OH अटैच कर दिया। ओके, JEE और नीट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन, अटपटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऐसा भी ऑप्शन में होगा और ऐसा भी ऑप्शन में होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जहां से आयोडीन निकलता है वहां पे OH डाल दो, अपनी बात खत्म। ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हमें दो चीजें याद रखनी है, एक AgNO3 वाली, जब भी AgNO3 बोला है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन में देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज और कौन से कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है जिससे वो सेकेंडरी या टर्शरी बने। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता तो फिर से वही होता प्राइमरी, यहाँ पे चला जाता तो ये भी प्राइमरी होता, यहाँ पे चला जाता तो भी प्राइमरी होता। लेकिन ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और उसकी वजह से ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब हमें क्या मिला, टर्शरी कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, लिख लो। एक अपना और एग्जांपल, which SN1 reaction of each pair would you expect to take place more rapidly? Explain your answer. मतलब आपको 3 क्वेश्चन दिए, A, B और C। ओके, A के अंदर 2 है, B के अंदर भी 2 है और C के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। और के अंदर बोला है कि ये दोनों में से कौन सी रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज्म फास्ट करेगी। ऐसा तीनों में आपको ढूंढना है। ओके, देखो फर्स्ट रिएक्शन कौन सा दिया है, Cl जो कार्बन के साथ अटैच है वो टर्शरी कार्बन है। ओके, टर्शरी कार्बन H2O में से OH इजीली अटैच हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या है, Br। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में, जो कल हमारा लेक्चर था, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कौन सा हैलोजन है जो इजीली लिविंग ग्रुप के फॉर्म में है। तो ऑर्डर याद करो, याद आया कुछ? तो ये ऑर्डर कौन सा था, याद आया ऑर्डर? ओके, तो यहां पे देखो आयोडीन नहीं है, ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो इन दोनों में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन। तो अपनी फेवरेबल SN1 के लिए कौन सी रिएक्शन इजीली कंप्लीट होगी, जल्दी होगी, फास्ट होगी, तो सेकंड। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट वाला। तो देखो यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है। एक न्यूक्लियोफाइल H2 है और दूसरा है अपना मिथेनॉल। ओके, तो इन दोनों के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो ऐसे तो देखना चाहिए तो H2O भी वीक है और CH3OH भी वीक ही न्यूक्लियोफाइल है। तो इन दोनों के अंदर ज्यादा वीक कौन सा है, इन दोनों के अंदर ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? हमने उसके फैक्टर में एक चीज बोली थी कि वीक न्यूक्लियोफाइल ही SN1 को फेवर करता है। तो यहां पे तो दोनों वीक हैं। अब इन दोनों में भी ज्यादा वीक कौन सा है? तो इन दोनों में ज्यादा वीक कौन सा है, H2O वाला। ओके, तो मतलब ये रिएक्शन हमारे लिए फेवरेबल है। मतलब SN1 रिएक्शन को ये फेवर करता है। दोनों रिएक्शन SN1 को फेवर करते ही है, लेकिन ये रिएक्शन जल्दी होगी कंपेयर टू दिस रिएक्शन। ओके, अब थर्ड रिएक्शन देखो, यहां पे दोनों रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। चेंज क्या है? तो यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है इसका और यहाँ पे 2 मोलर लिखा है। यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब दोनों के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर है, मतलब इक्वल है। कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज है, सबस्ट्रेट का। यहाँ पे 1 मोलर है और यहाँ पे 2 मोलर है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो किसको फेवर करती है, सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी SN1 में। तो यहाँ पे जो 2 मोलर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्शन हमारे लिए फेवरेबल है। समझ में आ गया? आंसर में क्या लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया। ओके, इसके आंसर में नहीं लिखवा रहा हूं, ये आपको आंसर उसके लिखना है रीजन के साथ कि ऐसा क्यों होता है। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन तो आपको समझा दिया है, सिर्फ आपको उसको जोड़ के लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क होगा। ओके, नेक्स्ट हम एक MCQ सॉल्व करते हैं। ओके,
Propose a mechanism involving a hydride shift or alkyl shift for each solvolysis reaction. Explain how each rearrangement forms a more stable intermediate. ऑलरेडी आपके पास रिएक्शन है, ये सब रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट है. इसमें से आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सी है और माइनर प्रोडक्ट कौन सी है. ओके, इतना तो समझ में आ रहा है. ओके, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल है CH3OH. तो एक OCH3 यहाँ पे अटैच है और एक बार यहाँ पे अटैच है. मतलब दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग दिख रही है. तो एक प्रोडक्ट मेजर होगी और एक प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, माइनर. ओके, एक प्रोडक्ट मेजर है और दूसरी प्रोडक्ट माइनर है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सॉल्वोलिसिस. आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है? क्योंकि ऐसा तो कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है. दिया है कुछ? नहीं दिया ना. तो ये दो चीजें हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये SN1 रिएक्शन है. पहली चीज ये सॉल्वोलिसिस लिखा है वो, और दूसरा अपना ये न्यूक्लियोफाइल. ओके, ये दोनों से आप पता कर सकते हो कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, SN1 रिएक्शन. ये तो समझ में आ रहा है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है. तो वीक न्यूक्लियोफाइल किसको प्रिफर करता है, SN1 को. अब सॉल्वोलिसिस क्या है? सॉल्वोलिसिस का मतलब है सॉल्वेंट, जो रिएक्शन में सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व है. मतलब सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. तो यहां पे अपना जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वही हमारा सॉल्वेंट है. और कुछ दिख रहा है? सिर्फ मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा है, मतलब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अपना जो मिथेनॉल है ना, वो सॉल्वेंट के फॉर्म में भी है. मतलब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही है. तो ज्यादातर ऐसी जो भी रिएक्शन होगी ना, वो कौन सी होगी, SN1. ओके, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल आर सेम. मैक्सिमम रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन इज प्रिफर्ड. ओके, क्लियर है? तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सी है. तो इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं. तो पहले तो ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन यहां से निकलेगा तो I- के फॉर्म में. तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्लो स्टेप. तो CH3, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही लिख दो. तो ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन. कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन. अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दे, मतलब मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में से क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OCH3. तो ये जो OCH3 है वो यहां पे इजीली अटैक कर सकता है. और प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, ये वाली. मतलब एक प्रोडक्ट ऐसे मिलती है. अब इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक प्रोडक्ट कौन सी है वो तो मैंने बता दिया आपको. ओके, अब दूसरी बात, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है. अगर मैं इसके अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको यहां से लेके यहां शिफ्ट कर दूं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा. तो CH3 यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे अटैच हुआ CH3, और ये CH3 तो ऑलरेडी था. ओके, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन है वो कैसा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन. कुछ याद आया, पहले भी एक MCQ ऐसे ही सॉल्व किया ना, सेकेंडरी में से प्राइमरी में से टर्शरी, यहाँ पे सेकेंडरी में से टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है. तो इसके अंदर जो CH3 है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. ओके, CH3 शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वजह से सेकेंडरी में से हमें टर्शरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होने को मिल रहा है. तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन के साथ अगर मैं मिथेनॉल रिएक्ट करवा लूं, ओके, तो CH3O कहां पे अटैच होगा, ये वाले कार्बन पे. तो OCH3 वहां पे अटैच होगा. तब तो आपको भी पता चल गया कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाला प्रोडक्ट है
और ये टर्शरी कार्बोकेटायन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टर्शरी कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपना होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा अपना माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपको मैकेनिज्म के साथ प्रूव करना है। मैंने दोनों मैकेनिज्म साथ में ही लिखे हैं, आपको अलग अलग लिखनी है दोनों मैकेनिज्म, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, और फिर बताना है कि ये मेजर क्यों है। तो यहाँ इसके अंदर टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसकी वजह से ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपना Cl अटैच है और यहाँ पे अपना CH3। ओके, इसकी रिएक्शन हो रही है इथेनॉल के साथ, CH3CH2OH के साथ। ओके, और इसको भी मैं हीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट लिख रहा हूं। पहली प्रोडक्ट ये है OCH2CH3 और यहाँ पे CH3, और दूसरी प्रोडक्ट है OCH2CH3 और यहाँ पे CH3। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सी है और माइनर प्रोडक्ट कौन सी है वो आपको बताना है। ओके, मेजर प्रोडक्ट कौन सी है और माइनर प्रोडक्ट कौन सी है वो आपको बताना है। ओके, तो पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करें। पहला स्टेप कौन सा होगा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा। ओके, Cl माइनस अगर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 तो एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये कार्बन दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। ओके, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हुआ। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन के साथ अगर मैं अपना जो न्यूक्लियोफाइल है CH3CH2OH वो रिएक्ट करवाओ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली यहां पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगी हमें OCH2CH3 और यहां पे क्या मिलेगा, CH3। ओके, तो ये प्रोडक्ट तो कौन सा है, ये वाला। समझ में आ रहा है ना। तो ये सेकेंडरी वाला था। अब एक और चीज, ये मैं फिर से लिख रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं जिससे आपको ये भी इजीली समझ में आए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे CH3 था। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है, अगर उसकी वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी है तो मैं CH3 को यहां पे शिफ्ट कर दूं। ये कार्बन पर से अगर मैं CH3 को यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो इस वाला का ये वाला जो कार्बन है वो भी कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही बनेगा ना। तो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे CH3 चला गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता नहीं चलता ना, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है उससे ही पता चलेगा। तो ये भी सेकेंडरी हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे मैंने क्या शिफ्ट किया, CH3। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, H माइनस मतलब हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करो। यहाँ पे क्लियरली लिखा है हाइड्राइड शिफ्ट करो या फिर अल्काइल शिफ्ट करो। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिखाई। अगर मैं हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहा हूं यहां से, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया मतलब कार्बन की वैलेंसी सेट हो गई, और यहाँ पे तो CH3 था तो यहाँ पे एक वैलेंसी कम हुई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो ये अपना कौन सा कार्बोकेटायन होगा, ये सेकेंडरी वाला था, तो ये कौन सा होगा, तो देखो 3, मतलब ये कौन सा होगा, टर्शरी। ओके, तो टर्शरी अगर CH3CH2OH
अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, ये वाली। ओके, यहां से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, OCH2CH3 और यहाँ पे CH3 तो था ही। ओके, तो ये प्रोडक्ट मिल गई। तो अब देखो ये जो प्रोडक्ट मिली, ये वाली प्रोडक्ट, ये टर्शरी में से मिल रही है और ये प्रोडक्ट किस में से मिल रही है, सेकेंडरी में से। तो मतलब ये अपनी क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट, और ये अपनी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? दिख तो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ने रिएक्टेंट भी दे दिया, दोनों प्रोडक्ट भी बता दी, तो इजीली तो क्या सोचेंगे, Cl यहाँ पे है तो ये प्रोडक्ट मेजर होगी, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, न्यूक्लियर वाली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मेजर होगी और ये प्रोडक्ट माइनर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी और कौन सी माइनर। क्लियर है ना? ओके, तो आई थिंक SN1 रिएक्शन, जैसे SN2 पूरी समझ में आ चुकी थी, विथ MCQs हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना, उसी तरह SN1 भी हमने कई सारे एग्जाम्पल के साथ कवर की है। ओके, तो SN1 SN2 दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप CBSE में हो, गुजरात बोर्ड में हो, ओके, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों JEE और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है ना? आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। आपको सिर्फ दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, SN1 और SN2 का, वो डिफरेंस आपको खुद से लिखना है। फैक्टर में कई सारे डिफरेंट हमने देखे थे, एक में ये प्रोटिक सॉल्वेंट था, दूसरे में प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक में कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, एक में कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हो रहा है, एक में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, एक में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कई सारे डिफरेंस हमने देखे थे, तो सारे डिफरेंस एक आपको लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार जो थियरी पोर्शन है उसके अंदर ये भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो पूरे नोट्स के साथ वो आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। क्लियर है ना? ओके, डन। ओके।